2018 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 1 साल बीत चुके हैं। इन 1 सालों में क्या हुआ छत्तीसगढ़ में, क्या खास रहा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधा उनसे बात करता हूँ। सर बहुत बहुत नमस्कार सर। पहला सवाल मेरा यही है कि हरेली मुख्यमंत्री निवास में मनाई जाती है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गेड़ी पर चढ़ते हैं और ऐसा क्या होता है कि कुछ देर बाद पूरा छत्तीसगढ़ गेड़ी पर चलना शुरू हो जाता है। देखिए, ये लोग जो चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ बना, और छत्तीसगढ़ के लोगों को लगा कि छत्तीसगढ़ राज्य तो बन गया लेकिन हमारा राज्य नहीं आया। और जो हमारी जो संस्कृति है, हमारे तीज त्योहार है, उसको हमने जीने की कोशिश की। मुख्यमंत्री निवास में चाहे हरेली का त्यौहार हो, चाहे गोवर्धन पूजा हो, चाहे वो तीज हो, सब लोग मिलकर मना रहे हैं। तो लोगों को लगा कि हमारी सरकार है। गेड़ी में चढ़ा, पूरे प्रदेश के लोग गेड़ी में चढ़ने लगे। भंवरा चलाया तो सब लोग भंवरा चलाए, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति, हमारे खेल कूद है जो हम गांव में खेलते हैं। और ये छत्तीसगढ़ गांव का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है। तो इसलिए यहाँ की जो जनजीवन में जो चीज़ें हैं उनको हमने जीने की कोशिश की और उसका लाभ पूरे प्रदेश, उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, प्रदेश के लोग जुटे, उससे लोगों को अपनापन महसूस हुआ। कुछ ऐसी भी फोटो वायरल हुई जो कभी नहीं होती थी। कोई कमरछठ की फोटो वायरल की गई। कुछ मंत्री जो पूर्व मंत्री थे, माफ कीजिएगा, उन्होंने भी गेड़ी चढ़ने का प्रयास किया। अचानक तब्दीली आ रही है छत्तीसगढ़ में। अच्छा है ना, सब लोग आए, इसको पहले कर लेना था। ये लोग कमी महसूस कर रहे थे कि हम अपनी चीज़ों पे गर्व कब करेंगे। ये अवसर हमको नहीं मिल रहा था और ये जो सरकार है ये सब उन्होंने किया। उसके कारण से चाहे वो हरेली की छुट्टी है, तीज की छुट्टी है, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी है, गोवर्धन पूजा है, सब लोग मिल के मना रहे हैं। जो सत्ता में बैठे हैं वो, चाहे आम जनता है वो, सब लोग एक साथ में। तो ये जो दूरी है सत्ता और आम जनता के बीच में, वो ख़त्म हुई है। छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की चर्चा हर तरफ हो रही है। राहुल गांधी अगर भाषण देते हैं तो उसमें छत्तीसगढ़ का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आखिर क्या है विकास मॉडल और उसकी परिकल्पना कब शुरू हुई थी? देखिए, ये राहुल जी शुरू से किसानों के हक की लड़ाई लड़ते रहे, ऋण माफी की बात करते रहे। वो कभी पंजाब में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी कर्नाटक में जाके बात बोलते रहे। उनको मालूम है कि जब किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, क्योंकि यदि किसानों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तो न व्यवसाय चलेगा, न उद्योग चलेगा। यदि उद्योग के पहिए घूमे तो ज़रूरी है कि व्यवसाय चले। व्यवसाय तब चलेगा जब लोगों की जेब में पैसा होगा। और इस बात को राहुल गांधी जी बहुत गहराई से महसूस करते हैं, समझते हैं, और इस कारण से उन्होंने बात की। और छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात इसलिए होती है कि छत्तीसगढ़ ने न केवल ऋण माफ़ी की, बल्कि 2500 रुपये क्विंटल में धान भी खरीदा, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता भी खरीदा। जो किसानों की जो ज़मीन है, जो उद्योग नहीं लगने के कारण से उसको वापस भी किए। जो लोगों के हक है वो देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। वन अधिकार अधिनियम मान्यता पत्र देने का काम इस सरकार ने किया। पत्रकार सुरक्षा कानून भी बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। तो वहीं आदिवासियों को, भोले भाले आदिवासियों को जो जेल में ठूंस दिया गया था, जो अपनी लड़ाई भी नहीं जानते, वो ये भी नहीं जानते किस कारण से बंद किया गया है, तो ऐसे लोगों के लिए भी समीक्षा के लिए आयोग बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजमेंट की अध्यक्षता में। तो एक लोगों को विश्वास जीतने का काम इस सरकार ने किया है। न केवल गांव में तो हम लोग नरवा गरवा घुरवा बाड़ी भी किए, ताकि और लोग ये समझे कि ये नरवा गरवा केवल गांव के लिए नहीं है, शहर के लिए भी ज़रूरी है। पानी की आवश्यकता सबको है। मवेशी की परेशानी केवल गांव वालों की नहीं, शहर वालों की भी है। और यहाँ भी कचरा निकलता है, यहाँ भी अपशिष्ट निकल रहा है मवेशियों का। उसके द्वारा क्यों ना हम जैविक खाद बनाएं। यहाँ हार्टिकल्चर के लिए, यहाँ उद्यानिकी के लिए हमको खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब चीज़ें न केवल गांव के लिए बल्कि शहर के लिए भी है। लोग समझते समझें और अच्छी तरह समझें
और ये केवल शासकीय कार्यक्रम नहीं है, शासकीय योजना नहीं, ये योजना हमारे लिए है। बना सरकार भले रही है, लेकिन संचालन करने की जिम्मेदारी हमारी है, ये बात भी लोग महसूस कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे इस बात से ये लगता है कि ये कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम सफल होंगे। सुना है मुख्यमंत्री जी रात में जब अचानक उठते हैं तो कभी भी मोबाइल फोन उठा लेते हैं और उसमें कई तरह की जिक्र होती है। कोई कहता है कि बिजली नहीं आ रही है तो आप रात में फोन करते हैं, दिन में भी अचानक गाड़ी में बैठते समय आप लोगों से बात करते हैं। कुछ रोचक, बहुत सारी ऐसी जानकारी आई कि बहुत रोचक तथ्य कुछ ऐसे होते हैं, उसका कोई जिक्र? देखिए कि जब गाड़ी में बैठे रहते हैं, कार्यक्रम में रहें, मीटिंग में रहें, तो फ़ोन तो आप उठा नहीं सकते। लेकिन जब आप खाली हैं, उस समय कोई फ़ोन आए तो वो अननोन नंबर भी आते हैं, तो उसे उठा लेता हूँ मैं, ताकि गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, वो अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। कहीं बोलते हैं कि हमारा भी धान के बारे में बताएंगे, कभी पानी गिर गया तो धान खराब हो रहा है या बीमारी अधिक आ गई है, कभी बोलते हैं कि रात को कहते हैं बिजली चली गई है। 3 बजे भी आप फोन उठा लेते हैं, ऐसा सुना मैंने। 3 बजे एक बार रात में उठा तो 3 बजे देखा फ़ोन बज रही है, घंटी बज रही है। मैंने उठाया तो होता है कि मेरे यहाँ पिछले 2 घंटे से बिजली नहीं है। तो इस प्रकार के जो आम जनता से जुड़ी जो समस्याएं हैं, वो उसकी जानकारी होती है। विभाग, कौन विभाग क्या काम कर रहा है, इससे भी पता चल जाता है। कभी कोई गर्मी के दिनों में हैंडपम्प सूखने की बात है, हैंडपम्प सुधारने के लिए कहा जाता है, तो संबंधित विभाग को मैं निर्देश भी दे देता हूं कि भाई इस गांव में इस प्रकार की समस्या, उसको दूर करिए। सावरकर के बारे में अगर मैं बात करूं तो या तो राहुल गांधी मुखर हो रहे हैं या तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुखर हो रहे हैं। पार्टी के और जो बड़े नेता हैं या और भी जो मुख्यमंत्री हैं, वो सावरकर के बारे में उतने मुखर नहीं हुए। इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, देश में अब सब बोलना शुरू कर दिया है। मनीष तिवारी जी ने लोकसभा में बात कही कि 2 नेशन थ्योरी यदि किसी ने किया है कि बात पहले, सबसे पहले कही है, तो सावरकर ने किया। तो सावरकर ही हैं जिन्होंने माफ़ी मांग के वो अंग्रेज़ों की जेल से रिहा हुए। अंडमान निकोबार में बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो जेल में बंद थे और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, अकेले सावरकर ने मांगी। और सावरकर तब तक के क्रांतिकारी थे जब तक कि माफ़ी मांग के बाहर नहीं आए। लेकिन जब माफ़ी मांग के बाहर आए, उसके बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। 1966 में उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसके पहले तक के कभी किसी से माफ़ी, मतलब कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। देश की आज़ादी की लड़ाई में 1911 में उसकी रिहाई हो गई थी। उसके बाद से आप देख लें, कहीं भी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि हिंदुस्तान के विभाजन किस प्रकार से हो, इस तैयारी में लगे थे। अंग्रेज जो का नीति थी, अंग्रेज़ों की नीति थी, फूट डालो और राज करो, उसमें सहायक के रूप में काम किए। हर सरकार किसी न किसी विचारधारा के तहत काम करती है। भूपेश बघेल की सरकार किस विचारधारा पे काम करती है? हमारे विचारधारा पूरी दुनिया जानती है। हम कांग्रेस के, हमारा विचारधारा है, हमारी विचारधारा गांधी की विचारधारा है। हमारे प्रतीक गांधी हैं और गांधी की जो अहिंसा है और उसके सत्याग्रह है, उसके जो सत्य है, प्रेम है, वो हमारे परंपरा से चली आ रही है। गांधी जी ने भगवान बुद्ध से अहिंसा लिया और असहमति का सम्मान जो है वो भगवान महावीर से लिया, जो अनेकांतवाद कहा जाता है। अनेकांतवाद वह है कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वही पर सच नहीं है, जो सामने वाला देख रहा है वो भी सच हो सकता है। इसलिए असहमति का सम्मान ये भगवान महावीर का है। और फिर उन्होंने, वो पक्के वैष्णव थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। और वैष्णव धर्म क्या है? वैष्णव धर्म में 3 प्रमुख बातें हैं। एक प्रार्थना, दूसरा नाम जप, तीसरा जीवों पे दया। वो सेवा करते रहे जीवन भर और साथ ही नाम जप करते रहे। वो राम का नाम लेते थे, उस ब्रह्म रूपी राम का नाम लेते रहे। और यही कारण जब गोली लगी तो उसके मुंह से हे राम निकला। तो ये जो हमारी परंपरा है, हमारे संत महात्माओं की जो परंपरा है,
जो ऋषि मुनियों ने जो सत्य खोजा था उसको धारण किया गांधी जी ने। अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही, जो संत महात्माओं ने कहा है उसे धारण करने का काम किया। उस रास्ते पे सबको एक साथ लेके चलने का। उन्होंने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये कोई महात्मा गांधी खोजा हुआ नहीं है, ये रामकृष्ण परमहंस ने, दुनिया में एकमात्र संत है जिन्होंने कहा कि आप किसी पंथ या धर्म के माध्यम से आप पूजा करें या प्रार्थना करें, वो एक ही ईश्वर को प्राप्त करेगा। ये उद्घोष रामकृष्ण परमहंस ने किया। उन्होंने सभी पंथों से, उन्होंने तांत्रिक से भी किया, काली की भी पूजा की, उन्हें वैष्णव धर्म के हिसाब से पूजा की, उन्होंने ईसाई धर्म के हिसाब से पूजा की, उन्होंने जो मुस्लिम है जो रास्ता है उससे भी उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने सिद्ध किया ये सारे रास्ते एक जगह जाते हैं, एक ही ईश्वर को प्राप्त करते हैं। और गांधी जी ने वही कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो ये भारत की जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो राष्ट्रवाद है वो पारंपरिक राष्ट्रवाद है और इनका राष्ट्रवाद है वो उत्तेजक है, हिंसात्मक है और असहमति का कोई स्थान नहीं है। इनका राष्ट्रवाद मुसोलिनी से प्रभावित है, इसका राष्ट्रवाद हिटलर से प्रभावित है, इसका राष्ट्रवाद गोबेल से प्रभावित है, जिसमें असहमति का कोई स्थान नहीं है। जो असहमत होगा उसको मिटा दिया जाएगा। दिल्ली में एक लीडरशिप समिट हुई थी, आपने भी उसमें भाग लिया था। कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता थे, वो भी उसमें शिरकत की थी। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष बने रहना चाहिए, लेकिन आपने कहा था कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। क्या पार्टी में दो अलग अलग लाइन किस प्रकार से? नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली, उनमें इतना नैतिक साहस था कि वो अध्यक्ष पद को उन्होंने त्याग दिया और CWC की मीटिंग हुई और उसमें फिर सोनिया जी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया और वो अभी कार्य कर रही हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आगे यदि पार्टी का अध्यक्ष कोई हो सकता है तो राहुल गांधी जी हो सकते हैं और देश का भविष्य का कोई नेता कोई है तो राहुल गांधी जी हैं। राजिम में माघी पुन्नी मेला हुआ करता था, उसके बाद पिछली सरकार ने अचानक उसे कुंभ का नाम दे दिया। आपने वापस पुन्नी मेला शुरुआत की, विरोध नहीं हुआ लेकिन छत्तीसगढ़ में, इसका क्या कारण मानते हैं? इसका कारण ये है कि हम राजिम पुन्नी के नाम से, पुन्नी मेला के नाम से जानते हैं। हम लोग बैलगाड़ी से जाते थे अपने गांव से, एक सप्ताह तक के यात्रा करके पहुंचते थे, वहाँ रहते थे, वहाँ के तरबूज, वहाँ कलिंदर, वहाँ के बंगला, वहाँ सब खाते भी थे। पूरे प्रदेश भर के लोग आते थे, सबसे मेल जोल होता था और धार्मिक भी चर्चा होती थी, सांस्कृतिक चर्चा होती थी, संबंध बनते थे। तो ये हमारी पुन्नी मेला हमारी पहचान है। अब हम हमारी पहचान को आप समाप्त कर देंगे तो कौन स्वीकार करेगा? सरकार आपकी थी, भाजपा की थी, उन्होंने कुंभ मेला कर दिया, उस समय विरोध हुआ लेकिन उसको अनसुनी कर दिया। लेकिन आज जब पुन्नी मेला किए तो सब लोगों ने हाथों हाथ लिया। हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। सर, अक्सर ये देखा गया है कि पब्लिक से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं आप। गेड़ी चढ़ते हमने देखा, भौरा चलाते हमने देखा, दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं तो वहां भी बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं आप। ये कैसे करते हैं आप? सहज रूप से सहज बने रहें तो सबसे भेंट करने में कोई अड़चन नहीं है। और सहजता, हमारे यही ऋषि मुनियों ने कहा, कबीर जी ने कहा सहज समाधि भली। तो सहज रहना चाहिए और सहज रहना ही सबसे कठिन है। और मैं कोशिश करता हूँ सहज रहूं ताकि सब लोगों से मिल सकूं और उनकी बात सुन सकूं। प्रदेश अध्यक्ष जब थे आप तो काफ़ी मुलाकात आपसे होती थी, बहुत आक्रामक छवि रहती थी आपकी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उस चीज़ में काफ़ी अंतर आया, बहुत सहज हुए। लेकिन कहते हैं कि किसी का बेसिक नेचर नहीं बदलता। कैसे लेकिन इस पे सामंजस्य बिठा पाते हैं? देखिए, ऊर्जा है तो ऊर्जा को कोई न कोई रूप देना पड़ेगा। उस समय हम विपक्ष में थे तो लोगों के आवाज़, जो समस्या को आवाज़ देने का काम करते थे, आंदोलन करते थे, संघर्ष करते थे।
और कांग्रेस के सिद्धांतों के तहत करते थे। अहिंसात्मक आंदोलन होता था हमारा। आज वही ऊर्जा है, वो निर्माण में है, लोगों की सेवा में। और इसी कारण से देखिए 1 साल में कितने फैसले किए हम लोगों ने, कितने कार्यक्रम लिए, बस्तर से लेकर सरगुजा तक, गांव से लेकर शहर तक, आदिवासी से लेके व्यापारी और उद्योगपति तक, सबके लिए हमने फैसले किए और क्रियान्वयन भी कर रहे हैं। उसका लाभ लोगों को मिल भी रहा है। तो ये ऊर्जा उस दिशा में बनेगी। छत्तीसगढ़ी भाषा को वो सम्मान नहीं मिल पाया सर जिसकी वो हकदार थी। आज हम देखते हैं साउथ में जाते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री वहाँ की कहाँ से कहाँ पहुँच गई। भोजपुरी फिल्मों का अलग पैटर्न है, अलग नाम है। क्या छत्तीसगढ़ी का, हम सीधे तौर पर छॉलीवुड कहते थे छत्तीसगढ़ी सिनेमा को, ये आज तक उस मुकाम पर नहीं पहुंचा और छत्तीसगढ़ी भी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी पहचान नहीं बना पाई। क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, किसी भी समाज के जो पहचान है वो संस्कृति और दूसरा उसकी भाषा। तो भाषा में ये मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ी को राजभाषा घोषित कराने का शासकीय संकल्प मैं ही लाया था। पहली बार गिरा, दूसरी बार स्वीकृत हुआ। और इसके लिए हमारे ये छत्तीसगढ़ी में जो रचनाएं हैं, जिस समय हिंदी में रचनाएं हो रही थी उस समय छत्तीसगढ़ी में भी रचनाएं हो रही थी। तो दोनों को उम्र का आप कहेंगे, हिंदी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, ये सब समकालीन है। तो इसको उम्र भी उतनी ही है छत्तीसगढ़ी की, लेकिन उसको वो सम्मान नहीं मिल पाए जिसके वो हकदार थे। और अभी जिस प्रकार से विधानसभा में 1 दिन की कार्रवाई राजभाषा दिवस के रूप में उस दिन छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम हुआ, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोग जब शिक्षा के लिए हमने ऐप बनाया है, उसमें हमारी छत्तीसगढ़ की जितनी भाषाएं हैं, गोड़ी है, हल्बी है, कोड़कू है, सरगुजिया है, छत्तीसगढ़ी, सबको हमने डाला है उसमें। तो अपनी जो भाषा है, बोली है, उसको बढ़ावा देने की बात हम लोग करें, क्योंकि कोई भी बच्चा है वो अपने मातृभाषा में जल्दी सीखता है, जल्दी समझता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। भूपेश बघेल सरकार का पहला साल गांव और किसानों के नाम रहा, लेकिन अब बहुमत 69 के आसपास है। छत्तीसगढ़ का हर वर्ग सरकार की तरफ देख रहा है। पहला साल बीत गया है, अगले 4 साल क्या क्या होगा? हमने जो कार्य योजना जो बनाई है वो सब बन चुका है। अब उसे इम्प्लीमेंट करने का आवश्यकता है, चाहे वो जंगल के लिए हो, चाहे वो गांव के लिए हो, चाहे वो शहर के लिए हो। सबके लिए हमने योजनाएं बनाई हैं और उस योजना को अब क्रियान्वित करना है। बहुत सारी चीज़ हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। आगे कोई प्रोजेक्ट है वो आगे थोड़े दिनों में उसको भी शुरू करेंगे। सर, मेरा सवाल था, मध्य प्रदेश की अगर हम जिक्र करते हैं तो इंदौर जो है वो हेल्थ सेक्टर का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। देश से अलग अलग प्रांतों से वहाँ पर लोग इलाज के लिए आते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई जिला इस तरह की पहचान आज तक नहीं बना पाया है। हेल्थ सेक्टर काफ़ी कमज़ोर रहा है छत्तीसगढ़ में। क्या इस दिशा में कोई काम होगा आगे? देखिए, मैं इस बात से असहमत हूँ। सेक्टर 9 का जो हॉस्पिटल था भिलाई स्टील प्लांट का, वो बड़ा प्रसिद्ध था। देश भर के लोग वहाँ इलाज कराने आते थे, लेकिन वहाँ के प्रबंधन ने जो उपेक्षा की और इसके कारण से अब वो स्तर सेक्टर 9 का नहीं रहा। आपको याद होगा एक समय था जब छत्तीसगढ़ में टीबी का इलाज होता था, और टीबी का इलाज उस समय यहाँ पेंड्रा में कौन आया था पता है आपको? जो हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर जी भी यहाँ आकर रुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ हेल्थ की दिशा में कोई काम नहीं हुआ। यहाँ सैकड़ों साल आप पुराना देखें, जो सिरपुर है, सिरपुर में वहाँ पूरा प्रोजेक्ट लगा हुआ, बारीकी से देखेंगे वहाँ तो उस समय स्वास्थ्य कितने काम हुए थे। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है वो सच में आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि वो काम नहीं हुआ। लेकिन अब हमारी जो सरकार है वो काम करना शुरू की, और उसमें आप सबसे पहली बात है स्वास्थ्य आम जनता तक पहुँचना चाहिए। पहले हॉस्पिटल तक सीमित था, हमने हाट बाज़ार तक ले गए, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि बस्तर में इस साल मुख्यमंत्री हाट बाज़ार क्लिनिक योजना जो शुरू हुई, उसके कारण से उल्टी दस्त की एक भी शिकायत नहीं हुई, जबकि 2 गुना वर्षा हुई है बस्तर में पिछले वर्षों की अपेक्षा। उसके बाद भी एक शिकायत नहीं हुई, जबकि लोगों की जानें चली जाती थी। इस साल कोई घटना नहीं घटी। और आज बीजापुर में 26 डॉक्टर हैं। अब सिटी स्कैन वहाँ होना शुरू हो जाएगा।
हमने शुरू किया है। जो सिटी स्कैन के लिए लोग रायपुर आते थे या हैदराबाद जाते थे या विशाखापट्टनम जाते थे, अब बीजापुर में होगा, जगदलपुर में होगा। तो ये सारी सुविधाएं हम देना शुरू किए। जो बिल्डिंग तो बना दी लेकिन वहाँ स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, वो सारी सुविधाएं हमने देना शुरू किया, न केवल बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में। तो स्वास्थ्य के दिशा में अब हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आम जनता तक उसकी सुविधा मिले। और बड़ी बीमारियों के लिए आप देखेंगे पूरे देश में सर्वाधिक 20 लाख तक के सहयोग छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ की नौकरशाही को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या आपकी जो कार्य करने की जो शैली है उसी अनुरूप वो काम कर रही है या थोड़ा तराशने की जरूरत महसूस करते हैं? देखिए, शुरू में जड़ता महसूस हुई, लेकिन अब साल भर बाद देखिए कि कैसे काम हो रहा है। हर विभाग में काम हो रहा है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें जड़ता दिखाई दे हो, और त्वरित फैसला भी हो रहे हैं और उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। तो नौकर साहब वही थे। सवाल इस बात का है कि आप काम किस प्रकार से ले रहे हैं। राज्योत्सव के समय छत्तीसगढ़ को एक राज्य गीत भी मिला, अरपा पैरी की धार। दर्शक बिल्कुल सुनना चाहेंगे अगर आप 2 लाइन उसकी सुना देते हो, क्योंकि वो गीत एक ऐसा है कि हर छत्तीसगढ़िया की जुबान पर वो गीत पहले से भी बसा हुआ था और अब तो शायद और ज्यादा लोग गाते हैं इस गीत को। 2 लाइन अगर आप सुना सकें। सोहे बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोर नैना, सोनहा धाने के अंग हरियर लुगरा है रंग, तोर बोली हवै सुगर मैना, महू पावे परौ तोरे भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। क्या बात। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी सर, आप मुख्यमंत्री नहीं बने थे। मैं आपके घर गया था उस समय, तो माताजी से जब बात हुई थी तो माताजी का एक ही चीज़ कहना था कि मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत विश्वास था। आज वो हमारे बीच नहीं है। उनकी कोई ऐसी बात जो आज भी याद होती? हम लोग इस प्रकार से उनसे प्रश्न पूछते थे। एक बार मैं भी उन्हीं के साथ बैठा था, कोई पत्रकार पूछे कब बनेगा मुख्यमंत्री, बनेगा कि नहीं बनेगा? बोले साधु संतों का आशीर्वाद होगा तो बन जाएगा। तो उनका आशीर्वाद तो हमेशा रहा है, और आज जो कुछ भी है तो उन्हीं का आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ? छत्तीसगढ़ की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ आपका अपना प्रदेश है, और छत्तीसगढ़, हम सब छत्तीसगढ़ को महतारी कहते हैं। तो माँ को सजाने का, संवारने का, माँ की सेवा करने का हम लोग सब व्रत लें। और छत्तीसगढ़ है क्या? जो छत्तीसगढ़ में 2,80,00,000 लोग जो रहते हैं वही छत्तीसगढ़ महतारी है। केवल सीमा से हम नहीं बांध सकते। तो जो यहाँ के लोग हैं वही छत्तीसगढ़ महतारी है। उसी की सेवा करें और समृद्ध छत्तीसगढ़ हम लोग बनाएं, मजबूत छत्तीसगढ़ बनाएं। और जो छत्तीसगढ़ के हमारे पुराने वैभव है, जिसके नाम से हमारी पहचान है कि शांति का टापू है, तो छत्तीसगढ़ एक शांति का टापू बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। तमाम विषयों पर हमसे बातचीत की। 1 साल सरकार का पूरा, उम्मीद हम ये करते हैं कि 4 साल और लगातार इस प्रकार की चीज़ें, और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ जो उम्मीद कर रहे हैं छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ के लोग कि छत्तीसगढ़ उन्नति के शिखर पर पहुंचे, वहां तक हमारा छत्तीसगढ़ जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।